हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट, केमिस्ट्री मेंटोर एंड बायोलॉजी मेंटोर, जहां आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के धुआंधार क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। तो फटाफट से हम स्टार्ट करें। जो ये सेशन डेडिकेटेड है हमारा जीडी के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो फटाफट से हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो है, oxolon is a synonym of which compound having the molecular formula CH2 whole thrice CH2O। अब देखिए, साइनोनिम का मतलब क्या होता है कि एक ही के अलग अलग नाम, पर्यायवाची शब्द। अगर हम हिंदी की बात करें तो साइनोनिम को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर आपको याद कर लेना। आंसर हमारा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसका सही आंसर बनता है। चलिए जी, अगला सवाल जो हमारा ये है कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड। अगर हम देखें नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला इसका होता है HNO2। ठीक है, 273 से 278 केल्विन। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम कितना 5 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करवा रहे हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे तापमान पर अभिक्रिया हो रही है। किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या है? HNO2। टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे हम एजो डाई यानी कि कलर वगैरह बनाते हैं। तो कहता है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्राजीन, टोल्यूइन, एनिलीन, पायरिडीन। तो यहां जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो करवाते हैं एनिलीन के साथ। तो एनिलीन का जब हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। ठीक है, तो प्रक्रिया कहलाती है डायएजोटाइजेशन और इससे बनकर तैयार होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सही आंसर इसमें हमारा जो है वो है एनिलीन। और अगर हम एनिलीन के फॉर्मूला की बात करें तो एनिलीन हमारा है C6H5NH2। ये हमारा एनिलीन होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के फॉर्मूला की बात करें तो ये है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। थोड़ा खतरनाक सा है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगेम्स। अब देखो, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब ऐसे पौधे जिसमें ना फूल लगते हैं, ना बीज लगते हैं, कुछ भी नहीं, सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट्स। ठीक है, तो उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम के अंदर 3 चीजें आती हैं। ये है आपका क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दूसरा जो हमारा क्लास इसमें आता है वो कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स में क्या होता है? 2 चीजें आती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें सिर्फ सीड लगता है, फूल नहीं लगते। तो टोटल अगर 5 जो इसके सब फाइलम है अगर हम उसकी बात करें तो एंजियोस्पर्म अकेला ऐसा है जिसमें फूल लगते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इनमें फूल नहीं लगते। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर हो गया? तो टेरिडोफाइटा जो हमें दिख रहा है, तो टेरिडोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द IUPAC नेम ऑफ अलाइल अमाइन विच इज यूज टू मेक फार्मास्यूटिकल एंड अदर केमिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन वगैरह के लिए जो हम यूज करते हैं, फार्मा के लिए वो है। अब देखिए इसमें क्या होता है, IUPAC का मतलब होता है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये आपका जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। साइंटिस्ट लोग भी अच्छे जगह पर रखते हैं अपना हेडक्वार्टर, ठीक है। एलाइल एमीन, अब देखिए एलाइल में क्या होता है हमारा, देखिए तो एलाइल में हमारा क्या होता है, एलाइल अमाइन, तो एलाइल का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और अमाइन का मतलब हो गया NH2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फिर NH2। अभी अब हम इसकी IUPAC नेम करेंगे तो हमें कार्बन को नंबर देना होता है, तो जिधर NH2 लगा हुआ है कार्बन की नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या कहलाता है, प्रॉप, ठीक है। मेथ 1 कार्बन, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रॉप, ठीक है। तो प्रॉप, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर लगा होता है तो एन हम यूज करते हैं, अगर कहीं डबल बॉन्ड आता है तो इन का हम उपयोग करते हैं, और जब कभी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम आइन लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉप, उसके बाद इन। अब इन यानी डबल बॉन्ड लग रहा है इसलिए इन लिया, ये किस कार्बन के बाद आ रहा है, सेकेंड कार्बन के बाद आ रहा है, इसलिए हम 2 लिख के फिर लिखेंगे इन, अब यहां ई नहीं लिखेंगे, और उसके बाद 1 के बाद हमारा आ रहा है अमाइन। तो प्रॉप 2 in 1 अमाइन, 1 एक डिफॉल्ट पोजीशन माना जाता है, यानी कि 1 तो है ही है, अगर किसी का कोई नंबर नहीं हम देते हैं तो 1 है, तो 1 को हटा भी सकते हैं। तो अब इससे मिलता जुलता नाम कौन सा दिख रहा है, डी वाला, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 प्रोपीन 1 अमाइन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि रेडियोधर्मी समस्थानिक, हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 5770 years, which is commonly used to estimate the age of the organic material such as paper and parchment। ठीक है भाई, तो रेडियोधर्मी समस्थानिक आपको बता दूं कि ये 5770 ये हमारा कार्बन 14 का हाफ लाइफ है। चलिए, मुझे एज ए टीचर याद है, अब कभी आप एज ए स्टूडेंट कहेंगे कि सर अब इतने कितने सारे हम याद करें, लेकिन इतना तो मालूम है कि हम इन सभी चीज़ों का जो उम्र का निर्धारण करते हैं, चाहे फॉसिल्स हो, जीवाश्म हो, है ना, पुराने ज़माने से कभी पत्थर मिल जाते हैं, खोद हम जमीन रहे होते हैं तो कुछ कंकाल या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें हम कार्बन 14 की मदद से उसकी उम्र का निर्धारण करते हैं, जिसको हम कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग के नाम से जानते हैं। डेटिंग ये अलग है, ठीक है, ये डेट निर्धारित करता है, ठीक है। तो हमारा ये कार्बन 14 है। तो हम और आप या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट से ही क्यों ना हो, कार्बन 14 की मात्रा जो रहती है वो नियत रहती है, स्थिर रहती है जब तक हम जीवित हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं, वो लगातार अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालती रहती हैं, जिससे कि उनका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, यानी विखंडन चलता रहता है। लेकिन हम जिंदा हैं तो हम खा भी रहे हैं चीज़ें, तो जब बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बन 14 हमारे शरीर को मिल जाता है, तो वो मात्रा बराबर बनी रहती है। लेकिन जब डेथ हो जाती है, फिर हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, और बात करें पौधों की तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो कार्बन अंदर नहीं आ रहा, तो अब कार्बन 14 सिर्फ डिके हो रहा है। तो इस हाफ लाइफ की मदद से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो जीवाश्म मिला, जो ये पत्थर हमें मिला, या ये जो भी हमारे सामने कोई पूरा तत्व विभाग वाला सामान है, कितना पुराना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारा C14, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच जर्मन केमिस्ट यूज्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशंस, तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स,
किस जर्मन रसायनज्ञ ने फैटी अम्ल के लवणों के घोल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का उपयोग किया था? लवण जैसे आप ये समझ लो कि ये हो गया हमारा CH3COONA, है ना। तो CH3COO आया एसिटिक एसिड से, एक एसिड है, और ये Na आया NaOH से जो एक बेस है। तो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, इनके मिलने से बनता है लवण यानी कि सॉल्ट। तो ये हमारा है, और इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट है। तो किसने किया था? तो ये हमारे थे हर्मन कॉल्ब। इस प्रक्रिया को ही इनके नाम से रखा गया था, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इनके नाम से ही इस प्रक्रिया का नाम रख दिया गया था, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी? बताइए, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो बनता है ना? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है, बाकी कोई सा भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता। लेकिन इसको बनाने के लिए भी हमें सन बाथ लेना पड़ेगा, सूरज की रोशनी में जाना पड़ेगा। तो सही आंसर हमारा क्या है इसमें? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जिसके दो फॉर्म हम देखते हैं कॉमनली, एक D2 कहलाता है, एक D3 कहलाता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम अगर हम देखें तो ये हमारा कहलाता है कैल्सीफेरॉल। और D2 की बात करें तो D2 को हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, और इसी तरह D3 को हम कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन बी एक्चुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कई सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। B7 को ही हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटामिन H भी कहते हैं, और केमिकल नेम देखें तो इसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, इन सबों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ए साग में, पालक में, गाजर में, पपीते में, इन सबों में प्रचुर मात्रा में होती है। देखो सीधी सी बात है, सीजन में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो सब्जी के तौर पे हो, फल के तौर पे हो, हमें उसे खाते रहना चाहिए। तो हमारे शरीर में कभी किसी भी तरह की पोषण संबंधी जो कमियां हैं वो नहीं होंगी, और उस कमियों से जो होने वाली बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि ये विटामिन हमें कहाँ से मिलेगा। अभी अब देखो सीजन आ रहा है, गाजर अभी मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, बस गाजर खाइए, पालक के साग। अब सावन में नहीं खाते हैं लोग, क्योंकि सावन में क्या होता है, कीड़े जो होते हैं कई बार वो अपने अंडे पेड़ पौधों के पत्तियों पर देते हैं। वो कितना भी पका लो, उनके अंडे का जो कवच होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि वो पकता नहीं है, या कह लो गलता नहीं है। तो वो सब थोड़ा खतरनाक होता है। अगर उसको खाया तो हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है, यानी पेट में थोड़े बहुत कुछ इन्फेक्शन जैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए पत्तेदार सब्जियां जो है वो सावन महीने में खाने से बचने को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला सवाल हमारा क्या है, इन विच डाई एल्डिहाइड। अब देखिए, डाई मतलब दो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO लगा होता है। आर टू फॉर्माइल ग्रुप्स अटैच टू एडजेसेंट कार्बन सेंटर्स ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म्स फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट्स विद प्राइमरी अमाइंस। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए, प्राइमरी अमाइंस का मतलब वहां NH2 ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन रिंग कहा मतलब वहां इस तरह का एक रचना जो है उपस्थित है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बताइए ये हमारा क्या है,
थैलेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, वेलेरल्डिहाइड है या आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड है। ये तो ऐसे कुछ हैं जो कि आपको याद कर लेना पड़ेगा और इसका सही आंसर हमारे सामने आ गया है और ये है क्या, थैलेल्डिहाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है। न्यूनीकरण में क्या होता है कि यहां पर जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये आधी हो जाती है, इसलिए इसको न्यूनीकरण विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारे पास दो मेन टाइप के डिवीजन होते हैं, एक हमारा मियोसिस होता है, दूसरा माइटोसिस होता है। मियोसिस का अगर हिंदी में देखें तो देखो इसको क्या कह रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो मियोसिस को हम क्या कह रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस को हम हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। और अगर हम इस क्रोमोसोम का हिंदी नाम देखें तो इसे हम कहते हैं गुण सूत्र। सूत्र इसलिए क्योंकि ये पतले धागे के जैसा होता है और ये माता पिता के गुण को उसके संतति में लेके जाता है, यानी उनके बच्चों में लेके जाता है, इसलिए इसे गुण सूत्र का नाम दिया जा रहा है। अगर ये इन गुण सूत्रों की संख्या जितने अपने माता पिता में है, मतलब माता पिता यहाँ तो चलो एक मम्मी पापा के लिए भी हो गया, लेकिन जिस कोशिका के विभाजन से आता है उसको भी हम पेरेंट सेल कह देते हैं। ठीक है, तो उस जनन कोशिका के विभाजन से जो बन रहा है नया कोशिका, अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान है तो समसूत्री विभाजन, समान मतलब समसूत्री तो माइटोसिस, अगर आधी हो जाती है तो अर्धसूत्री, आधा मतलब अर्धसूत्री तो मियोसिस। तो जैसा कि आपको दिखा रहा है कि रिडक्शनल डिवीजन बताना है तो रिडक्शन मतलब आधा होना, तो ये होगा मियोसिस। नेक्स्ट हमारा है विच साइटोलॉजिस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग इन अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन 1960s। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER, ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स। ठीक है, एक हमारा होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंड रफ, ये दो तरह के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफनेस जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, है ना, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसा बना के दिखाते हैं, इस तरह की जालिका नुमा रचना होती है जो न्यूक्लियस की तरफ से निकलती है और कोशिका झिल्ली की तरफ बढ़ती है। तो इस पे ऐसे राइबोसोम्स के कण आके लग जाते हैं जिसकी वजह से ये खुरदरी हो जाता है। तो देखो एक तरफ मैंने राइबोसोम्स लगाया तो ये हमारा रफनेस वाला दिखा रहा है, दूसरी तरफ राइबोसोम नहीं लगाया तो ये स्मूथ है, ये रफ है। तो जहां पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक यानी खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका है, क्योंकि वहां राइबोसोम की उपस्थिति है, राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से ही वो प्रोटीन का संश्लेषण कर पाएगा। ठीक है, स्मूथ वाला फिर वो क्या करता है, वो लिपिड का संश्लेषण करता है। तो अब यही पूछ रहा है कि बताइए कि कौन है ये, क्या ये राल्फ एम स्टेनमैन हैं, जॉर्ज ई पैलेड हैं, स्टीवेंस हैं या फिर डार्लिंगटन हैं? कौन से साइंटिस्ट है जो सबसे पहले ये बताए कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है? तो हमारे हैं पैलेडे साहब, जॉर्ज ई पैलेड। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ईयर नील बोर्स proposed the theory of the hydrogen atom based on the quantum theory that same physical quantities take only discrete value। नील बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान लेती हैं, है ना। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब वो क्या है कि एक तरह से इसको ऐसे समझो, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जैसे टैक्सी हमने हायर किया, आजकल तो वो ज़माना भी ख़त्म हो गया है, लेकिन एक समय था जब उसमें ना फेयर मीटर लगा होता था। वो टैक्सी हायर करते थे तो वो फॉर हायर वाला एक मशीन लगा होता था ना, उसको नीचे डाउन कर देता था मीटर, तो गाड़ी का मीटर चालू हो जाता था। वो उस पर दिखाता रहता था कि आपने जो ट्रैवल किया है, जितनी दूरी भी, कितने
रुपए उसके हो गए, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, है ना। ऐसा मशीन अभी भी गाड़ियों, कुछ ऑटोज वगैरह महानगरों के अंदर आप अगर ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको कुछ गाड़ियों में ऐसा लगा हुआ मिलेगा, बट उसका उपयोग पहले भी नहीं था, आज तो अब खत्म ही हो गया, अब तो सारा ऐप बेस्ड सर्विस हो रहा है, ठीक। तो उस फेयर मीटर की बात करें और एक स्पीडोमीटर लगी होती थी जिसमें गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है वो स्पीड दिखा रहा होता था। तो फेयर मीटर जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद वैल्यू बदल रही होती थी, लेकिन स्पीडोमीटर ग्रेजुअल बदलता है, यानी कि वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करी 0 तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 के स्पीड से गाड़ी जा रही है और अचानक से 20 हो जाए। भाई कितना भी एक्सीलरेट करोगे, अगर वो 10 पर कांटा है तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन वो सभी वैल्यूज को, सभी पॉइंट्स को छूता हुआ ही आगे आएगा। लेकिन स्पीडोमीटर के बाद जो हम फेयर मीटर की बात करें तो देखो थोड़ी देर पता चलेगा 11 रुपये दिखा रहा है, फिर थोड़ी देर तक 11 रुपये पे रुका हुआ है, कुछ देर के बाद फिर वो 15 रुपये दिखा देगा, ऐसा ना। तो ये जो एब्रप्टली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज नहीं है। फेयर मीटर के अंदर एब्रप्टली 11 रुपये था 15 रुपये हो गया, फिर उसके बाद 19 रुपये हो गया, फिर 23 रुपये हो गया, फिर 27 रुपये, ऐसे करके लगातार बढ़ रहा होता है, ग्रेजुअल नहीं बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। खैर, तो ये कौन से साल में आया था? तो देखो 1919 तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो 1913 में इन्होंने दिया था। अगला सवाल, विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल अल्फा एंड द मेटालिक रेज? आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो बताएं। तो डी ब्लॉक, तो पीरियोडिक टेबल का हम ढांचा देखें, कुछ हमारा ऐसा होता है और नीचे दो सीरीज होते हैं, एक लेंथेनॉइड कहलाता है, एक एक्टिनॉइड कहलाता है। ये जो दो ट्विन टावर हैं ये एस ब्लॉक वाले कहलाते हैं, ये पी कहलाता है, ये डी कहलाता है, और ये नीचे जो हमारा है ये एफ कहलाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहिए या ट्रांजिशन मेटल्स कह दीजिए, तो हम इससे भी जानते हैं। तो यहां पर दे जो रहा है आपका, तो लेंथेनम है, एक्टिनियम है, रियूनियम है और टंगस्टन है। तो इसमें किसका सिंबल ग्रीक अल्फा से लिया गया है? तो यह हमारा हो गया एक्टिनियम। विच मेटल आयन रिलीज्ड फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री कॉजेज एक्यूट वाटर पॉल्यूशन? तो देखिए क्या हो रहा है, जितने भी उद्योग लगते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, या तो नदियों के किनारे लगाने की कोशिश करते हैं, समुद्र के किनारे लगाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं भी लगा तो उनका सारा वेस्ट फाइनली इन नदियों में, इन समुद्र में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो खतरनाक केमिकल्स एज ए वेस्ट निकल रहे हैं इन कारखानों से, इन बड़े बड़े उद्योग से, वो निकल के आके पानी में मिल जाता है। इससे क्या है, खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, है ना। एक हिंट के तौर पे आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि जापान में भी मीनामाटा करके एक शहर था, वहाँ पर भी नदियों को इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट से दूषित कर दिया गया था, जिससे कि वहाँ उन पानी को पीने वाले लोगों के बीच में एक बीमारी हो गई जिसे कहा गया मीनामाटा डिजीज। तो किस मेटल के, हैवी मेटल के वजह से, किस मतलब कौन सा धातु उस पानी में मिला दिया गया था और उसका सेवन किया गया था, जिस धातु की वजह से उन लोगों में मीनामाटा डिजीज हुआ, मीनामाटा रोग हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो टैनरी का मतलब हुआ जहां टैनिंग की जाती है। टैनिंग किसकी की जाती है? टैनिंग की जाती है लेदर की, यानी चमड़े की। तो हम जो चमड़े वाला पर्स, चमड़े वाला बेल्ट, चमड़े वाला जैकेट, चमड़े के जूते, ये सभी पहनते हैं इसी के लिए। तो इन चमड़ों के लिए ही, इन लेदर के लिए ही जीव जंतुओं को मारा जाता है और फिर उनके चमड़ों से ये अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन उसके पहले अगर डायरेक्ट उन चमड़ों से बना दे तो बन नहीं पाएगा वैसा, देखो कितना सॉफ्ट सा होता है। तो उसको इस तरह के इंडस्ट्री में ले जाके उसकी जो रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग की जाती है उसी को कहते हैं टैनिंग।
तो इसमें हमारा कौन सा है बताइए, मैग्नीशियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है या जिंक है ना। ये सिंबल आपको दिए हैं, फुल नेम है Mg, मैग्नीशियम है, AS है, एस्टेटिन, सॉरी नॉट आर्सेनिक, एस्टेटिन, क्रोमियम और जिंक। तो इसमें से कौन सा हमारा है, तो सही आंसर हमारा इसके अंदर आ गया क्या, क्रोमियम, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं अगर इस वाटर पॉल्यूशन को हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरिनियल हर्बेसियस प्लांट। पेरिनियल मतलब जो साल दर साल 12 मासी होता रहता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सीजन आया, ग्रो किया, फल फूल लगे, फिर सूख गया, नहीं, साल दर साल। जैसे आम भी है, लीची है, ये सभी पौधे हैं ना, सहजन है, पीपल है, बरगद है, ये सभी ऐसे पौधे हैं जो साल दर साल चलते ही रहते हैं। ओके, वेरी गुड। 12मासी जड़ी बूटी वाला पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी या हे फीवर के इलाज के रूप में किया जाता है। ये जो हे फीवर है, ये जिन लोगों को पॉलन एलर्जी होता है, पॉलन एलर्जी है ना, कई लोगों को कई सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली क्या होता है, फूलों के अंदर जो मेल फ्लावर होते हैं उसके पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, है ना, तो उनके एंथर के अंदर ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब खासकर वसंत ऋतु का सीजन जब होता है तो वो पॉलन ग्रेन्स स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया। वैसे तो ऑल टाइम जो भी फ्लावर्स हो ही रहे हैं, लेकिन वसंत ऋतु में फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, जब वो उसके एंथर बर्स्ट करते हैं और उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं बहुत सारे, और वो हवा के माध्यम से वैसे लोगों तक पहुँचता है जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, और उन्होंने अगर बहुत सारा ऐसा इनहेल कर लिया उन पॉलन ग्रेन्स को, तो उन्हें हो जाता है फीवर। उसी को कहा गया हे फीवर। तो बताएं क्या है ये, आर्चिज, हाइपोक्सिया, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, साइसर एरिटीनियम, एट्रोपा बेलाडोना। तो अगर आप लोगों ने होम्योपैथ की दवा का सेवन किया होगा, या आप में से कहीं कोई ऐसे होंगे जो होम्योपैथ को थोड़ा सा नज़दीक से जानते होंगे, तो वहाँ पर एक दवा है बड़ा कॉमन सा, वो है बेलाडोना, नाम ही है उस दवा का। तो ज़्यादातर ऐसा ही है कि जिस पौधे से वो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है उस दवा को बनाने के लिए ना, उस पौधे का जो साइंटिफिक नेम है उसी पर उसका नाम रख दिया जाता है होम्योपैथ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एट्रोपा बेलाडोना इसका सही आंसर है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द टाइम ऑफ रशियन केमिस्ट दमित्री इवानोविच मेंडलीव वाज। तो मेंडलीव के समय कितने तत्वों की जानकारी थी? मेंडलीव के पहले न्यूलैंड्स आए थे, न्यूलैंड्स ने ये कहा कि अब और इससे ज़्यादा तत्व नहीं होंगे, लेकिन मेंडलीव जिसके समय तक 63 एलिमेंट्स की जानकारी मिली थी, लेकिन इनको पता था कि और भी भविष्य में एलिमेंट्स मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई जगहों पर अपने आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ी थी जो कि भविष्य में तत्वों के मिलने की एक भविष्यवाणी की थी। ठीक है, जैसे गैलियम, तो गैलियम की जगह छोड़ी हुई थी, वहां लिखा था एका एल्यूमिनियम, तो गैलियम को मेंडलीव ने क्या कहा था, एका एल्यूमिनियम। इसी तरह एक और जगह छोड़ी थी और नाम रखा था एका सिलिकॉन, और ये था जर्मेनियम के लिए, जीई, चलो सिंबल ही लिख देते हैं, जीई जर्मेनियम, और जीए गैलियम। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हुए। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास 118 एलिमेंट जो है वो पता है, और 118वां नंबर का जो है 118वां नंबर वाला जो एलिमेंट है वो हमारा सिंबल है ओजी, ओगा, है ना, तो एजी ओजी, एजी हमारा होता है सिल्वर, ओजी ओगानसिन। तो ये एक नोबल गैस का एलिमेंट है। ठीक है, तो मेंडलीव के समय तक कितने 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी, तो 63 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सॉफ्ट malleable
and silvery yellow metal which with atomic number 59 in the lanthanide series. वेरी गुड. तो अभी आपको बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें इस तरह की बनावट हमें देखने को मिलती है. ठीक है, इधर 2 होते हैं. ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर होते हैं. और यहाँ पर 10 होते हैं जिसको डी ब्लॉक कहते हैं. ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप्स होते हैं, है ना. इसमें 6 होता है और 10 ग्रुप होता है हमारे डी ब्लॉक में. और इसी के नीचे हमारा एफ ब्लॉक का सीरीज रहता है. पहला लैंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड कहलाता है. इसमें टोटल हमारा 14 वर्टिकल कॉलम्स बना हुआ होता है. ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स की बात करें जिसका सिंबल La होता है और इसके बाद ये हमारा 57 एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेरियम जिसका हमारा एटॉमिक नंबर 58 होता है. अब इसने किसका पूछा है? 59 का. तो ये आपका क्या है? पार्सिडियमियम जो 59 है. और लैंथेनॉइड्स के जितने भी मेंबर हैं, जो 14 सदस्य हैं, इसके 14 इसके सदस्य हैं, ये सभी सॉफ्ट हैं, सभी मेलिएबल हैं और इन सब का जो कलर है ना वो सिल्वरी वाइट है, यानी चांदी के जैसा सफ़ेद रंग देखने को मिलता है. इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी अलग नहीं है. और ये जो आपका नियोडाइमियम है, प्रोमेथियम है, गैडोलिनियम है, ये सब भी इसी के सदस्य हैं. लेकिन चूंकि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर इसने 59 मेंशन किया तो हमें उसी के हिसाब से एलिमेंट को करना था. अगर देखें तो ये सारे लैंथेनॉइड्स के ही सदस्य हैं और सभी सिल्वरी वाइट हैं. ओके, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज. अब कोशिका विभाजन होता है तो ये कोशिका होता है, बीच में हमारा ये केंद्रक होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और इस कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव्य होता है. ठीक है, तो सबसे पहले जब कोशिका विभाजन होती है तो एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक ऐसे बन जाते हैं. ठीक है, तो 2 केंद्रक बन गए, यानी कि न्यूक्लियस का विभाजन होता है. न्यूक्लियस का विभाजन जब होता है इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस ये प्रोसेस है, कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस. अब अगले स्टेप में फिर क्या होता है? ये 2 कोशिकाएं अलग अलग विभाजित हो जाती हैं अलग अलग केंद्रक के साथ, है ना. तो जब कोशिकाएं विभाजित होकर अलग हो जाती हैं तो क्या होता है? उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो भी विभाजित होकर अलग हो गया. इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस का मतलब तोड़ देना, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया? डी, साइटोकाइनेसिस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, यानी दूध का जब हम दही बनाते हैं ना, दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ चेंज इज इट, है ना. ये हमारा चेंज है कि इनमें कौन सा, है ना, परिवर्तन है. आवेश नहीं, परिवर्तन है. तो क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? यानी कि रिवर्सिबल मतलब कि आगे गए और फिर वापस पीछे आ सकते हैं. क्या दही का दूध बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते, तो रिवर्सिबल नहीं है. फिजिकल चेंज एक्चुअली रिवर्सिबल चेंज होता है, तो ये फिजिकल चेंज भी नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है. भौतिक परिवर्तन को ही हम पीछे वापस ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. आइसोथर्मल चेंज यानी इस पूरे प्रक्रिया के दौरान तापमान हमारा स्थिर रहता है, ऐसा है? तो ऐसा नहीं है. देखो थोड़ा सा गर्म रहता है दूध, तब आप उसमें दही का जोड़न डालते हो, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होकर दही बन जाता है. तो तापमान में तो परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान हमें देखने को मिल रहा है. तो आइसोथर्मल यानी, है ना, तो ये आइसोथर्मल यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं समतापी. तो ऐसा नहीं है. तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? तो बिल्कुल सही, ये केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के बाद जो भी चीज़ हमें मिलती है उसको रिवर्स यानी वापस पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते. जैसे एक और बड़ा साधारण सा उदाहरण हमारे डे टू डे लाइफ में वो है लोहे का जंग लगना. ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है. अगला सवाल, हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस. एथेनॉल हमारा होता है CH3CH2
और इस पे लगा होता है OH। अब इसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इसमें से वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। तो वाटर बाहर निकलता है, OH यहां से निकल जाता है और एक H यहां से निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 की जगह CH2 बचेगा और इस CH2OH की जगह वहां भी हमारा CH2 बचेगा। क्योंकि पहले वाले का भी एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, दूसरे वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता ही बनाता है, उससे न कम न ज्यादा, उसको तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं, बोले कि 4 तो 4। तो अब यहां जो एक एक बॉन्ड दोनों का कम हुआ तो वो आपस में से डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे कि उसकी 4 बॉन्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। और जब डबल बॉन्ड आता है तो हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड आता है तो उसके नाम के लास्ट में ईन लगाते हैं। अब नाम मतलब वर्ड रूट यहां दो कार्बन के वर्ड रूट को हम कहते हैं एथ, के साथ ईन लग गया तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी, एथीन। करेक्ट है ना। टफ तो है थोड़ा सा, इतना आसान होता तो हर कोई सरकारी नौकरी पा सकता था, है ना। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं दिन पर दिन बहुत ही मुश्किल होती चली जा रही हैं। नहीं, आजकल अब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान आ रही है, तो और ज़्यादा लेवल बढ़ता जा रहा है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, क्योंकि वाकई जब उनको टफ लगता होगा इसी वजह से साइंस उन्होंने नहीं ली अपने स्टूडेंट लाइफ में, बट अभी यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनके लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वो उनके लिए बड़ा मुश्किल वाला पार्ट है, चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ उनको पढ़ना उनके लिए भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो लेवल दोनों के लिए सेम है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी टफनेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ये सब उनके लिए बहुत टफ है। और जो इन बैकग्राउंड से आए हैं तो उनके लिए साइंस टफ है ना। बस अब जो ऑलराउंडर बन गया, अब देखो ना क्रिकेट मैच, अभी वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है, क्रिकेट मैच में भी क्या है, ऑलराउंडर लोग ढूंढने में लगे रहते हैं कि जो अच्छी बैटिंग भी कर सकता हो, अच्छी बॉलिंग भी कर सकता हो, और फील्डिंग तो बेहतरीन होनी ही चाहिए। मतलब आज कब किसी फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑलराउंडर अगर होता है जिस भी टीम में तो वो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब आप सभी लोगों को ऑलराउंडर बनना है, बहुत मेहनत करनी है, हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है। चलिए हमारा आखिरी सवाल आज का, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्ञान दिया आप लोगों को। और जो समय है ना आपके पास, सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ये समय अगर आपका जो तैयारी आप कर रहे हैं ये समय निकल गया तो फिर पूरी ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। इसलिए अभी थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए, बाकी का जीवन आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अगर अभी आप आराम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बाकी का पूरा जीवन आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संघर्ष, ज़्यादा आराम या ज़्यादा आराम, हाँ उल्टा ही हो गया, ज़्यादा संघर्ष थोड़ा आराम, क्या चाहते हैं आप? तो अभी अगर आप जो आराम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आराम होगा, बाद में पूरी जीवन संघर्ष में बीतेगी। और अभी अगर आपने थोड़ा सा संघर्ष कर लिया, आपने थोड़े से नींद को, आलस को, ठंड को, गर्मी को त्याग दिया, थोड़ा सा खान पान और जीव के स्वाद को भी, फंक्शन को, बर्थडे किसी का है, कहीं शादी है, उन सबों को त्याग दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग पुराने समय में कहते थे कि पढ़ाई एक तपस्या है, और तपस्या तो भीड़ भाड़ में की नहीं जाती। तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए एकांतवास की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप बाकी समझदार हैं, समझ लीजिए। तो आखिरी सवाल हमारे इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है? गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, खुद की प्रतिलिपि बनानी है तो उसके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि कैसे हमें बनाना है। और ये जो कॉपीज हम बनाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे लिखी होती है। तो डीएनए तो कोशिका के केंद्रक के अंदर है,
उसी डीएनए की मदद से पूरे के पूरे कोशिका का विभाजन होता है और वो अलग अलग मतलब 2 पार्ट में उसकी सारी चीज़ें बट जाती हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे हैं जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके पास अपना डीएनए होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, यानी इनका अपना बुद्धि थोड़ा सा है, इनके पास अपनी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं बिना केंद्रक के डीएनए की मदद के। तो इसकी वजह से सही आंसर हमारा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह आपका सूत्र कणिका लिखा हुआ है तो वो भी आपका सही आंसर होगा हिंदी में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। सिर्फ अपना डीएनए नहीं है, इन दोनों के पास अपना राइबोसोम भी है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो अपना राइबोसोम भी है। हाँ, ये अलग बात है कि इनका जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का कहलाता है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप का होता है। तो हमारे सेल के अंदर 80S, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S। तो इस तरह से ये अपनी प्रतिलिपि बनाने की इसके जो मैकेनिज्म है ना अवेलेबल है, डीएनए है, राइबोसोम है, तो ये अपनी प्रतिलिपि, अपनी कॉपी खुद तैयार कर सकता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ एक क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, क्लिष्ट तो थे, लेकिन जैसा कहा प्रतियोगिता का जो स्तर है लगातार जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। तो उसी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है। एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। हम तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, मेहनत करने को राजी हैं, बस कोई एक अच्छा गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर आपको इसी तरह के टीचर मिलेंगे जो आपको गाइड भी करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और फिलहाल अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।